हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी के सामने आज का जो पेपर है बताना चाहेंगे, वह यूजीसी नेट में आया हुआ पेपर है। यह दिसंबर, कब, तो दिसंबर 2013 का पेपर है। तो जो है कि लगभग 10 साल के पेपर, 13 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 23 तक आपको लेके जाऊँगी। हाई लेवल का पेपर है और यह प्रीवियस ईयर पेपर है। अब आप देखिए कि आपकी कितनी तैयारी है, कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कामरेड की कोट किसकी रचना है? अमरकांत की, राजेश जोशी की, सृजन की, फणीश्वरनाथ रेणु की। आप बताएंगे। ये जो है याद रखिएगा, तो यह जो है कि रचना किसकी है, तो सृजन की है। किसकी है? सृजन की। और इनकी एक दो रचनाएं और इम्पॉर्टेंट हैं जिसे आप नोट डाउन कीजिए, जैसे भगदंत। ये है भगदंत, ठीक है। भगदंत का हाथी पूछा जा सकता है किसकी रचना है, तो इन्हीं की रचना है। और कामरेड कोट आप देख ही रहे हैं। कामरेड कोट का जो प्रकाशन वर्ष है 1993 ईस्वी में हुआ है। कब है? 1993 ईस्वी में। और भगदंत हाथी का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है 1988 ईस्वी हुआ है। अब आगे देखेंगे आप नंगा। इनकी एक रचना नंगा है, जो कहानी है। क्या है? कहानी है, ठीक है। तो याद रखेंगे तीनों कहानियां हैं। नंगा का जो प्रकाशन वर्ष हुआ है वह हुआ है, ध्यान दीजिए, तो इसका प्रकाशन वर्ष 2001 है। क्या है? 2001 है। एक स्टूडेंट का कमेंट था, आप प्रश्न के ऊपर कुछ ना लिखें, तो आप सफाई से देख लीजिए, सृजन है इस प्रश्न का। जो बच्चे अन्य चीज जानना चाहते हो अपने डायरी में नोट करें। उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? पुष्यदंत, रोड़ा कवि, ठाकुर ज्योतिश्वर, दामोदर शर्मा। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की है। दामोदर शर्मा पूछे जाते हैं किस शताब्दी के कवि हैं, तो यह 12वीं शताब्दी के कवि हैं। नोट कर लीजिएगा। इनकी जो है कि आप आगे देखेंगे। और वर्ण रत्नाकर जो हैं ये देखेंगे आप, ठाकुर ज्योतिश्वर। ठाकुर ज्योतिश्वर की कुछ रचनाएं हैं, इनसे भी ये भी पूछे जाते हैं किस समय के कवि हैं, तो 14वीं शताब्दी के कवि हैं। इनकी रचना है, जैसे आप देखेंगे वर्ण रत्नाकर। क्या है? वर्ण रत्नाकर। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह कैसा ग्रंथ है, तो यह जो है कि व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? कई बार पूछा जाता है, यहाँ व्याकरण की ग्रंथ है। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3 है। श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? किशोरी लाल स्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, ब्रज नंदन सहाय, गोपाल राम गहमरी। ये प्रश्न आपके समक्ष है। अब आप बताएंगे कि किसका है, तो श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4 नंबर का। मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? आप सभी को पता है कि टीजीटी जो पीजीटी हो रहा है, तो कुछ प्रश्न हायर लेवल के वापस पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो इन सब प्रश्नों को आप बारीकी से ध्यान दीजिए। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर और शिव प्रसाद सिंह। चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर होगा यशपाल। किसकी है? यशपाल की रचना है। किसकी रचना है? तो यशपाल की रचना है। अब आप देखेंगे जो है कि एक, ध्यान दीजिए, अमृतलाल नागर मानस का हंस लिखे हैं, ठीक है। और किसके जीवन पे लिखे हैं? तो तुलसीदास के। खंजन नयन लिखे हैं, इनका उपन्यास है दोनों। और ये सूरदास के जीवन पे बहुत बार पूछा जाता है, अमृतलाल नागर का उपन्यास। आगे देखेंगे आप, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है। इनमें से प्रश्न संख्या 5 है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है? ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग के की नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। अब आप सभी बताएंगे ध्यान से। अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी। आप सभी, जैसे कि मैं एक रफली नक्शा बनाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही बनाते हैं और हम समझने का कार्य करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अब आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी वर्ग की नहीं है? तो ये है आपका पूरब हो गया, पश्चिम इधर हो गया। अभी पश्चिमी क्षेत्र की बोली बताओ, इनमें से कौन सी नहीं है। अब ऐसे आप समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि हमारा अवध प्रांत इसी बेल्ट में पड़ता है। आगे आप ऑप्शन देख रहे हैं, ब्रज है, कन्नौजी है, बुंदेली है। तो ये तीनों तो इधर की है ना,
अब्रज इस साइड की हैं, कन्नौजी, बुंदेली। तो ये अवधी जो है यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। उम्मीद है इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अब आप याद रखेंगे कि अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कहाँ आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी आती है। 3 बोलियां आती हैं। ट्रिक के माध्यम से ट्रिक देती हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप। ध्यान दीजिए, ए बी सी, ये 3 बोलियां हैं। अब आप सोच रहे होंगे ए बी सी से क्या है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां आ गई। यदि आप जो है कि अच्छे से याद कर लिए, पूर्वी जो है कि बोली के अंतर्गत 3 बोलियां ए बी सी, तो आप ऐसे भी यदि आपको ये ट्रिक याद होगी तो ये सी, ए वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, अवधी, ए से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 बोलियां जो है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब आप याद रखेंगे। अब आपको मन में एक जिज्ञासा होगी कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो याद रखिए, खड़ी बोली, कौरवी, ब्रज, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। और पूर्वी के अंतर्गत कौन कौन आती है, नोट कर लीजिए, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब आता है राजस्थानी का नंबर। राजस्थानी में जो है पश्चिमी राजस्थानी आती है, जिसे मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थानी कहा जाता है, ठीक है। और उसी में जयपुरी आती है। उत्तरी राजस्थानी मेवाती आती है। दक्षिणी राजस्थानी में मालवी आती है। इसको आप याद रखेंगे। आप चलेंगे नेक्स्ट। और याद रखिए, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। खस या पहाड़ी एक और पूछा जाता है। 5 प्रकार की होती है इनकी हिंदी की उपभाषाएं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। बिहारी के अंतर्गत आप याद रखेंगे भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है। और पहाड़ी को खस भी कहते हैं। तो इसका 2 नाम है, आप याद रखिएगा। इसमें आएगी गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। तो नेपाल का बॉर्डर उत्तर प्रदेश से सटता है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद गढ़वाली आती है। और पहाड़ी के अंतर्गत गढ़वाली आएगी, कुमाऊनी आएगी, तो ये उत्तरांचल साइड ले लेगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। स ध्वनि का उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो जो है लितु, लसा, नाम, दंता और ओष्ठ का आप जान ही रहे हैं। स पूछा जा रहा है, आपको बताना है स क्या। ये जो है कि 3 स होते हैं। एक ये स होता है, एक ये स होता है, ये मूर्धन्य होता है, ये दंती होता है। अब बताओ कि ये कौन सा स है। अब आप बताएं, हो सकता है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये स जो है वो तालव्य है। कैसा है? तालव्य है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो पूछा जा रहा है प्रश्न, स कौन सी स ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्या है? तालव्य है। क्या है? तालव्य। बी नंबर सही होगा। हो सकता है हम समय ज़्यादा ले रहे हों, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न अच्छे से समझ आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। भाषा और समाज के लेखक हैं, कई बार यहाँ प्रश्न पूछा जाता है। तो रामविलास शर्मा, देवेंद्र नाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, उदय नारायण तिवारी। अब आप बताएंगे भाषा और समाज के लेखक कौन हैं। तो ये हैं रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। ए ऑप्शन सही होगा। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। आप देखेंगे, आप प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज। समझ रहे हैं आप? भाषा और समाज, परंपरा का मूल्यांकन, यही कुछ रचनाएं हैं रामविलास शर्मा की जो बार बार पूछी जाती हैं। और एक चीज़ और रामविलास शर्मा से प्रश्न बनता है, ये कैसे आलोचक हैं। तो याद रखेंगे, मार्क्सवादी आलोचक हैं। कैसे आलोचक हैं? मार्क्सवादी आलोचक हैं, ठीक है। यह कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अनुमितिवाद की अवधारणा किसने दी? अनुमितिवाद, ठीक है। यह आपके काव्यशास्त्र से प्रश्न आ गया और 1-2 प्रश्न आता है। अनुमितिवाद की अवधारणा किसने दी? तो शंकुक, रुद्रट, भट्टनायक, विश्वनाथ। तो याद रखेंगे, यह अवधारणा शंकुक ने दी थी। किसकी दी थी? शंकुक ने दी थी। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ठीक है। और यह जो अवधारणा जो दिए हैं अनुमितिवाद की शंकुक, तो याद रखेंगे आप कि इनकी जो भरत मुनि का रस सूत्र है, विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगादर्श, निष्पत्ति, इसी की सब लोगों ने व्याख्या की है। क्या की है? व्याख्या की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भट्ट नायक, नायक को भी याद रखिए, इन्होंने क्या कहा है। तो भट्ट नायक कहे हैं भुक्तिवाद। क्या कहे हैं? भुक्तिवाद, ठीक है। इनको भी याद करिए। और शंकु का क्या है? अनुमितिवाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, जादुई यथार्थवाद के प्रतिष्ठापक कौन है? किट्स, देरिदा, फ्रायड, बुअलो। तो ये प्रश्न आपके लिए नया होगा और ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र का प्रश्न है। आप लोग बताइएगा, 9 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर देंगे। क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, यह होगा बुअलो। क्या होगा? बुअलो। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक हैं दांते,
बेडले, दास्यूर, जॉनसन। ठीक है, ये सारा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के प्रश्न हैं। कई प्रश्न यूजीसी, तभी यूजीसी टप परीक्षा मानी जाती है क्योंकि ये पाश्चात्य शास्त्र अच्छा प्रश्न पूछते हैं, तो याद रखेंगे। और उत्तर संरचनावाद किसका है, तो ये दास्यूर का है। किसका है, दास्यूर का है। आगे चलें, आप देखेंगे जो है कि ये जो है कि आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, अर्ध कथानक किस भाषा में अभी तक तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि अर्ध कथानक किसकी रचना है, तो बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। और याद रखेंगे इस जो है अर्ध कथा को लेखक टोटल वर्ष 110 साल मानता है और 55 साल की उम्र में ये अपनी अर्ध कथानक रचना लिखते हैं, अपने जीवन के बारे में ये आत्मकथा है। तो संयोग से ऐसा हुआ, यह अर्ध कथा न हो के पूरी कथा हो गई। लेखक जो है 2-3 साल बाद दुनिया में नहीं रहे, तो यह अर्ध कथानक क्या होगी, पूरी कथानक। अब ये प्रश्न आपसे बना है कि यह किसकी भाषा के, अवधी, ब्रज, बुंदेली, राजस्थानी। आप बताइए, आप सभी लोग, भाषा क्या है, तो भाषा ब्रज है। क्या है, ब्रज है। और अर्ध कथानक का प्रकाशन भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे जो है कि 1641 ईस्वी है। क्या है, 1641 ईस्वी। हिंदी की प्रथम आत्मकथा है, इसे भी आप नोट कर लें। और यह शैली में पूछा जाता है कि शैली में है, तो यह पद्यात्मक है। क्या है, पद्यात्मक है। जैसे अब आत्मकथा लिखी जाती है गद्य तरीके से, वैसी नहीं है, पद में लिखी गई है। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 13 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। हो सकता है समय ज़्यादा लगता हो, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे एक एक प्रश्न को। देखिए, उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है। आप सभी को पता है कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग। यह टीजीटी में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। और कामायनी किस बोली का महाकाव्य है, तो यह है खड़ी बोली का। तो देख रहे हैं आप। दूसरा प्रश्न, कमानी का प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी। कहीं कहीं 36 मिलता है, लेकिन आयोग 35 माना है। आप देखिए, इसमें जो टोटल सर्ग हैं वही आपसे पूछे जा रहे हैं। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कमानी के किस सर्ग से ली है। श्रद्धा से, आशा से, लज्जा से, आनंद से। मज़ेदार प्रश्न है। यदि आप बहुत गहराई से साहित्य पढ़ रहे हैं तो भी आप समझ पाएंगे। अब आप याद रखेंगे, यह पंक्ति ली गई है श्रद्धा से। जहाँ में प्रसाद एक पंक्ति और इनकी पूछी जाती है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल की। बहुत बार यूजीसी नेट में पूछी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 14 नंबर का प्रश्न है, सुनी है कथा कौन निर्गुण की, रुचि पची बात बनावत, सगुन सुमेरु प्रगट दिखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। यह पंक्ति किसकी है, सूरदास की, नंददास की, कृष्णदास की, परमानंद दास की, है ना। ये रहा 14 नंबर का प्रश्न आपके समझ, आप लोग उत्तर दीजिएगा। तो यह पंक्ति सूरदास की है। किसकी है, सूरदास की। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, आगे चलेंगे। अब एक चीज़ कहना चाहेंगे, प्रश्न अगर पसंद आ रहे हों, आपको आसान लग रहे हैं, टफ लग रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, है ना। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। कितना अनुभूति पूर्ण था वह क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है। 15 नंबर के प्रश्न में आप सभी प्रश्न पढ़ते ही समझ गए होंगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कथन किस रचना से है। ध्रुव स्वामिनी, प्रेम योगिनी, कपूर मंजरी, नील देवी। तो आप सभी बताएंगे कि यह जो है, यह नाटक का कथन है, और ध्रुव स्वामिनी जिसका प्रकाशन वर्ष हुआ है 1933 ईस्वी। बहुत बार पूछा जाता है। और अब प्रसाद का अंतिम नाटक है। कौन सा नाटक है, तो अंतिम नाटक है, ये भी आप जानिएगा, है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है। इस्लाम दर्शन, प्रेमाख्यान, लोक संस्कृति, युगभेद। 16 नंबर के प्रश्न का आपसे भी उत्तर दीजिएगा। तो बताइए 16 नंबर के प्रश्न में आखिरी कलाम की काव्य प्रतिपाद्य क्या है। अभी तो बार बार पूछा जाता है आखिरी कलाम किसकी रचना है, तो ये जायसी की रचना है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिपाद्य क्या है, तो ये इस्लाम दर्शन है। ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। और जो है कि इनकी जायसी की कुछ और रचनाएं आप नोट डाउन कीजिएगा, जैसे पद्मावत, अखरावत, चित्रलेखा, मसलनामा, कन्हावत। ठीक है, चलिए ये प्रश्न भी पूछा गया था जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा में। तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल है, तो बताइए तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है। भोपाल, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद। बताएंगे आप सभी कि भोपाल पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है लखनऊ। सी ऑप्शन सही होगा। देख रहे हैं आप। अब देखेंगे आप सभी
जो है कि आप देखेंगे तद्भव का प्रकाशन वर्ष कहाँ हो गया, तो लखनऊ में हो गया। अब भोपाल पत्रिका भोपाल स्थान है, तो भोपाल से क्या निकलता था, तो पूर्वाग्रह। क्या निकलता था, पूर्वाग्रह, नोट कर लीजिएगा। और जो है कि दिल्ली से क्या निकलता था, तो दिल्ली से निकलता कथा देश। क्या निकलता था, कथा देश। ठीक है, आगे चलें, नोट कीजिए। अब अहमदाबाद से क्या निकलता था, तो अहमदाबाद का भी आप नोट कर लीजिए, अहमदाबाद को क्यों छोड़ेंगे। अहमदाबाद से निकलता था हिंदी नवजीवन। क्या निकलता था, हिंदी नवजीवन। ठीक है, नवजीवन निकलता था। अब पूछा जाएगा इनके संपादक कौन थे, तो हिंदी नवजीवन के संपादक जो है कि यह निकलता था हिंदी नवजीवन 1921 ईस्वी में। तो इसके जो है संपादक थे वो स्वयं महात्मा गांधी जी थे। कौन थे, महात्मा गांधी जी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, रुद्र, काशिके, विश्वनाथ त्रिपाठी। आप बताइए 18 नंबर के प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो इनके जो लेखक थे वो थे विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 19 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है सप्तक, जो मैंने अभी एक सप्तक पे वीडियो बनाया था ट्रिक के माध्यम से। अब बताइए चौथा सप्तक के कौन से इसमें कवि हैं, लेखक हैं, ये बताइए आपसे। इन चारों में से जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन, शंभुनाथ सिंह। तो आप बताओ, अगर किसी को भी ट्रिक याद होगी वो इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। ठीक है, ट्रिक बहुत मज़ेदार थी। कोई बच्चा एक बार जो है कमेंट किया था, उसने पूछा क्या यहाँ लेखक क्रम से है। देखो, क्रम से कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई क्रम से प्रश्न, बस ये आपसे पूछा जा रहा है कि चौथे सप्तक के संपादक में कौन थे, तो ये सुमन राजे थी। सुमन राजे थी। 3 महिला संपादिका हैं, जो प्रथम सप्तक में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में, चौथे में। तो ये चौथे में कौन है, सुमन राजे हैं। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आपको ट्रिक याद हुई है कि नहीं। अगर नहीं हुई तो दोबारा जाके वीडियो देख के याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए 20 नंबर का प्रश्न है। अर्थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के जिज्ञासा होना चाहिए यहाँ पे। जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है, उपन्यास, रेखांकित, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, कहानी। तो 20 नंबर के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे हैं, आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो अर्थातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक लेख राहुल संकीर्तन के प्रसिद्ध यात्रा का है। क्या है, प्रसिद्ध यात्रा का है, याद रखिएगा। और इसके जो है कि घुमक्कड़ जिज्ञासा किसे कहा जाता है, घुमक्कड़ शास्त्र आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे अज्ञेय जी हैं। कौन है, अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न देख रहे हैं, यूजीसी ऐसे ही प्रश्न पूछती है तभी सारे बच्चे, आप समझ लीजिए कि 5-6% बच्चे पास होते हैं, जो बहुत गहन अध्ययन करते हैं वही। ध्यान दीजिए। और जो है कि 21 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अब आपको बताना है जन्म के अनुसार सही क्रम बताना है, कौन सा लेखक पहले जन्मा है। तो यदि आप बहुत अच्छे से ध्यान दिए होंगे साहित्य को पढ़ते वक्त, तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन है, राजा लक्ष्मण सिंह कहाँ हैं, तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे। ध्यान दीजिए। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। सबसे पहले आप देखेंगे कि जो है, सबसे पहले आप देखेंगे राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1826 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1826। बालकृष्ण भट्ट का कब हुआ था, तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 1844 ईस्वी में हुआ है। आप बताएंगे प्रताप नारायण मिश्र कब हुए थे, तो प्रताप नारायण मिश्र 1856 में हुए थे। कब हुए थे, 1856 ईस्वी में। बाल मुकुंद गुप्त 65 में थे। ये देखो, बाल मुकुंद गुप्त 1865। आप खूब अच्छे से समझ पाएंगे यदि आपने साहित्य पढ़ा होगा। तो आप भारतेंदु मंडल में कौन कौन है, इसके पहले कौन आ गया था, तो आप कर जाएंगे। सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलें, नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर का प्रश्न है। इनमें से इन कृतियों का काल के आधार पर सही अनुक्रम, अब कौन सी कृति कैसे प्रकाशित हुई है, उसका सन क्या रहा, यही आपको बताना है 22 नंबर के प्रश्न में। आप ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हम याद रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। रस रहस्य का प्रकाशन वर्ष देखिए सबसे पहले। तो रस रहस्य का जो प्रकाशन वर्ष है, ध्यान देंगे, 1 मिनट पर। सबसे पहले देखते हैं, ये रसिक प्रिया, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। यह किसकी रचना है, तो केशवदास की है। अब आप समझ पा रहे होंगे केशव की रचना है। ये सारे प्रश्न कहाँ से हैं, तो रीतिकाल से हैं। इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। तो यह जो है रसप्रिया जो है, इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ, तो याद रखेंगे 1500
91वीं रसप्रिया का। अब देखेंगे श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी किसकी है? तो चिंतामणि की है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1643 ईस्वी है। आ गया षट ऋतु। 6 ऋतुओं का वर्णन कौन किया है? तो ये किए हैं ग्वाल कवि। कौन किए हैं? ग्वाल कवि। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1650 है। क्या है? 1650। अगला देखेंगे रस रहस्य। किसका? कुलपति मिश्र का है। तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1670 ईस्वी। क्या है? 1670 ईस्वी। इस हिसाब से ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे 23 नंबर का। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार पूछे जा रहे हैं। आप सभी को पता है कि लगभग छायावादी युग में ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हुए थे और रचना कर रहे थे। तो इस तरीके से अब आप बताएंगे प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है। सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी, कल्याणी, कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। तो ये अजय की डायरी बहुत बार पूछी जाती है, किस विधा की रचना है। सिंपल सा प्रश्न बनेगा, अजय की डायरी किस विधा की रचना है। तो आप बताइए आप सभी लोग। तो अजय की डायरी सबसे पहले याद रखेंगे, यह डॉक्टर किसका है? देवराज का है। क्या है? देवराज का है। यह उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ये प्रश्न आप अपने डायरी में नोट कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है। अब आपको बताना है कल्याणी। तो कल्याणी का प्रकाशन वर्ष जब से आप नहीं जानेंगे नहीं कर पाएंगे। तो यह है 1939 ईस्वी। क्या है? 1939 ईस्वी। यह जैनेन्द्र की रचना है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। आप देखेंगे अजय की डायरी। अजय की डायरी किसकी रचना है? तो यह जो है डॉक्टर देवराज की है। किसकी है? डॉक्टर इससे पहले कल्याणी से पहले आप देखेंगे ये सन्यासी है। सन्यासी, सन्यासी किसका है? तो इलाचंद्र जोशी का है। किसका है? इलाचंद्र जोशी की रचना है। किसकी है? इलाचंद्र जोशी की। इलाचंद्र जोशी की। इसका प्रकाशन काल भी आप याद रखें 1940 ईस्वी है। क्या है? 1940। और सन्यासी का प्रकाशन वर्ष हमने अभी लिख दिया था 1939 ईस्वी। इसका 40 हो गया। अपने अपने अजनबी। ये देखेंगे अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी किसका है? तो एक अजय की डायरी, सॉरी अजय की डायरी है। तो इसका तो मैंने पहले बता दिया देवराज का है। अपने अपने अजनबी, अब आप ध्यान दीजिए, अपने अपने अजनबी है अज्ञेय का। क्या है? 1961 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष हुआ है। अज्ञेय की रचना है। किसकी है? अज्ञेय की। ठीक है, चलिए ये रहा 23 नंबर का प्रश्न। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। आगे चलें। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे 24 नंबर का। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो आप देखेंगे, आप ये कोर्ट मार्शल, कबीरा खड़ा बाजार में, मैं कथा, एक कंस की द्रौपदी। आप देख पा रहे होंगे यार, कबीरा खड़ा बाजार में, एक कथा, कंस की द्रौपदी, कोर्ट मार्शल, यही ऑप्शन में है। 24 नंबर का यहाँ प्रश्न है और आपसे पूछा जा रहा है, तो आप ध्यान दीजिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यही बताना है। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे द्रौपदी को। किसको लेंगे? द्रौपदी को। द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष हुआ है 1972 ईस्वी। कितने पे हुआ है? तो 1972 ईस्वी द्रौपदी का प्रकाशन वर्ष हुआ। यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। क्या है? सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। कथा एक कंस की, इसको देखिए, कथा एक कंस की किसकी रचना है? तो यह दया प्रकाश सिन्हा की है। 1976 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। कबीरा खरा बाजार में भीष्म साहनी का है। कबीरा खरा बाजार में भीष्म साहनी, इसका प्रकाशन काल आप नोट कीजिए क्योंकि प्रकाशन के अनुसार ही आपको बताना है। 1981 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। अब बचा आपका कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल किसका है? तो स्वदेश दीपक का है। सिंपल में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, कोर्ट मार्शल किसकी रचना है ना। चलिए 1991 ईस्वी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ अब आप समझ गए होंगे। अब बताइए आप सभी क्या होगा? तो ये डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो ध्यान दीजिएगा। अब ये जो है कि प्रकाशन काल के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताइए। पत्र पत्रिका से भी एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अब आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आप साहित्य पढ़े होंगे तो ये आपको पता होगा कि कौन सी पत्रिका किस युग में आई। बताइए, ये जो है हंस कब आई थी? 1936 में। तो हंस का आप देखेंगे, इसका प्रकाशन जो है कि आप याद रखेंगे तो ये थे 1930 में। एवं आई थी प्रेमचंद की थी, बनारस से निकलती थी। किसकी थी? तो प्रेमचंद की थी। ठीक है, आप बताइए। ये चाँद है, चाँद किसकी थी? तो महादेवी वर्मा की थी। किसकी थी? महादेवी वर्मा जी की थी। इतना आपको पता हो गया। ब्राह्मण, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। हिंदी प्रदीप किसका है? तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है, इलाहाबाद से निकलती थी, बालकृष्ण भट्ट की है।
तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ। अब आपको यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है प्रकाशन के अनुसार। अब प्रकाशन देखो, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी। आप देखेंगे ब्राह्मण का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी। नेक्स्ट हंस, तो यह हुआ था हंस का प्रकाशन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? चाँद इसके पहले जो है कि देखेंगे, हाँ, हंस का 1930 में हुआ था। अब देखेंगे चाँद का प्रकाशन कब हुआ था, तो चाँद का प्रकाशन 1930 में हुआ था, ठीक है। और चाँद का 1920 में हुआ था, याद रखेंगे, 30 नहीं 20, हंस 30 है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हुआ 25 नंबर के प्रश्न में आप सभी उत्तर दीजिएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला, हम टोटल 50 प्रश्न लिए, इस वीडियो में 50 प्रश्न करने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है ये 26 नंबर का, काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। अब ये आदिकाल की कृतियां पूछी जा रही हैं, कब की पूछी जा रही हैं? आदिकाल की। अब आप याद रखेंगे, बताइए, क्योंकि एक प्रश्न आदिकाल से तय रहता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखेंगे पयुम चरियु। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कृतियों का अनुक्रम क्या है। जब डेट याद होगी तभी आप प्रश्न को कर पाएंगे। और आदिकाल में कोई निश्चित नहीं है कौन सी रचना कब हुई है, ठीक है। अब तो सती के हिसाब से आपको निकालना होगा, तो ध्यान दीजिए। आप 26 नंबर के प्रश्न में हम चलते हैं और ध्यान देने का कार्य करते हैं। पयुम चरियु कब का है, तो 8वीं सदी का है। कब का है? 8वीं सदी का। अगला प्रश्न देखेंगे खुमाड़ रासो कब का है, तो ये 9वीं सदी का है। किस कब का है? 9वीं सदी का। आप देखेंगे बीसल देव रासो 1155 ईस्वी का है। कब का है? 1155 का। आप चंदनमाला रास देखिए, चंदनबाला रास, ये रहा चंदनबाला रास। चंदनबाला का प्रकाशन हुआ जो है कि 1200 ईस्वी। ये आसगू की रचना है। किसकी है? आसगू की। यूजीसी नेट में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अब प्रकाशन वर्ष के हिसाब से आपने देख लिया, नोट कर लिया। अब देखिए 26 नंबर के प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। पहले आएगा पयुम चरियु, कुमार रासो, बिसल देव रासो, चंदनमाला रास। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 27 नंबर का, काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का क्या समय होगा। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है, जब तक आप डेट नहीं याद करेंगे कब कौन सा कभी आया। और वामन, तो सबसे पहले देखते हैं आप, अब ये सती के हिसाब से ही आपको याद करना होगा। वामन आएंगे, वामन का जो है कि समय क्या है, कभी कभी 8वीं सदी पूछा जाता है, कभी कभी 9वीं भी पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। और भोजराज के कब है, तो भोजराज 11वीं सदी के हैं। कब के हैं? 11वीं सदी के। रुयक आप देखेंगे, रुयक कब के हैं, तो रुयक है 12वीं सदी के। कब के हैं? 12वीं के। अब आए विश्वनाथ, यह 14वीं के हैं। कब के हैं? 14वीं के। जबकि विद्यापति है ना, तो ध्यान दीजिए बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन आपके समझ ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं 28 नंबर के प्रश्न में। देख रहे हैं सारे ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। अब आप ध्यान दीजिए, 28 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ पे आपको बताना है, सबसे पहले देखेंगे, जब आप जो है कि पाश्चात्य साहित्य और भारतीय काव्यशास्त्र पढ़े होंगे तो समझ पाएंगे। सबसे पहले जो है आते हैं आपके भरत मुनि, उसके बाद आ जाता है नंबर भामह का। तो काव्यादर्श किसकी रचना है, तो यह किसकी रचना है? काव्यादर्श तो दंडी की रचना है। किसकी? दंडी की रचना। अब आप देखेंगे, याद रखेंगे, तो दंडी आएंगे, उसके बाद ध्वन्यालोक आएगा आनंदवर्धन का। किसका है ध्वन्यालोक? आनंदवर्धन का। काव्य प्रकाश है मम्मट का। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का। तो ये क्रम से ए ऑप्शन सही होगा। अब इनका आप खोज के डेट लिखिएगा किस समय आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, चरण में मात्राओं की संख्या कम से कम के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम बताओ। कैसे आएगा ये बताना है आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है 29 नंबर का। इस प्रश्न का आप सभी उत्तर दीजिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आते हैं चौपाई, इसके बाद क्या आएगा? चौपाई में कितने चरण होते हैं, तो 16 होते हैं। पीयूष वर्धन, तो ये आप नया नाम हो सकता है सुन रहे हो, तो पीयूष वर्धन में 4 चरण होते हैं। क्या होते हैं? 4 चरण होते हैं, सॉरी 14 लिख दिया हमने। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 होती हैं। और पीयूष वर्धन हो सकता है नया हो तो नोट कर लीजिए, इसमें 19 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 19 मात्राएं। इसके बाद आपका रोला आ जाएगा, रोला की 24 कला, ऐसे करके याद रखो, 24 मात्रा होगी। इसके बाद गीतिका आएगा, गीतिका की 26 मात्रा होती है। तो ये देख रहे हैं आप, डी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब आप देखेंगे एक चीज़ और, इन चारों में याद रखिएगा, सबकी चरण 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, नोट कर लो सभी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम क्या है। तो सभी लोग बताइए कि कौन सा क्रम सही होगा, ठीक है। आप अच्छे से साहित्य पढ़े होंगे, तो सबसे पहले आता है भाग्यवती, फिर आता है अज्ञेय का नदी का द्वीप, अंधेरे बंद कमरे वे दिन,
ठीक है। बाकी ये नदी के द्वीप जो है कि आप समझ रहे हैं अज्ञे की रचना है, तो अज्ञे कहाँ के थे, इधर आके थे ना, छायावाद के बाद के ये लेखक हैं। तो ऐसे भी आप दिमाग लगाओगे, प्रश्न आपके लिए आसान होगा, ध्यान दीजिए। तो भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष आप लोग नोट कीजिए 1877 ईस्वी है। नदी के द्वीप का अज्ञे की रचना है 1951, ठीक है। आप देखेंगे अंधेरे बंद कमरे किसका है, तो मोहन राकेश का है। किसका है, मोहन राकेश का है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है 1961 ईस्वी है। क्या है, 1961 ईस्वी। अगला प्रश्न आपके सामने है वे दिन, तो ये निर्मल वर्मा का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1964। चलिए आगे चलते हैं, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। अब आपको ये इजी प्रश्न मिलेंगे। कुछ प्रश्न यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्न होते हैं जिसे आप एक भी सही कर लिए ना, कोई एक मिला लिए तो सही हो जाता है, सारा प्रश्न आपके समझ सही हो जाता है। अब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर का, जिसमें देखेंगे तो कवि सुधा किसका है, तो यह है बाबू हरिश्चंद्र का, मतलब 4 नंबर। ब्राह्मण किसका है, तो ये दिख रहा है मिश्र और ये ब्राह्मण मिलाओ तो दो में किसका होगा, ब्राह्मण का क्या होगा, प्रताप नारायण मिश्र 1 नंबर। तो हिंदी प्रदीप किसका है, तो हिंदी प्रदीप सबको पता है बालकृष्ण भट्ट का है 2 नंबर। विश्व भारती, ये भी ऊपर आपसे पूछा गया था, इसी में विश्व भारती किसका है, तो विश्व भारती बताइएगा सभी, तो ये हजारी प्रसाद का है। किसका है, तो ये हजारी प्रसाद का है 5 नंबर। तो 4 1 2 5 देख रहे हैं, 4 1 2 5 ये रहा आपका ऑप्शन, मिला लीजिएगा आप सभी। आगे चलते हैं, ये भी देखिए कुछ वैसी ही रचना है। कुछ प्रश्न अगर 1 2 भी आप कर लिए ना तो परीक्षा बहुत आसानी से निकल जाती है, ध्यान दीजिए। 32 नंबर का प्रश्न है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि रचना कृतियाँ हैं, उनकी रचनाकार हैं, आपको मिलाना है। वे दिन अभी आपने ऊपर देखा था, ये इसीलिए कहा जाता है कि प्रश्न को ना बारीकी से पढ़ना सीखिए, तब सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती हैं। देखिए वे दिन वे लोग, ऊपर आपने देखा था वे दिन किसका है, तो यहाँ पे देख रहे हैं रेणु को दे दिया है। वे दिन होता तो रेणु हो जाते, लेकिन ऑप्शन क्या दिया है, वे दिन वे लोग। ये देखो पहले बारीकी प्रश्न का। 32 नंबर के प्रश्न में आप लोग ध्यान दीजिए। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसका है, मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह रामनाथ सुमन का है। किसका है, यह है रामनाथ सुमन का, मतलब 3 नंबर। भाव की तीर्थ यात्रा किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। किसका है, विष्णु प्रभाकर का। तो ये हो गया आपका 4 नंबर। अब वे दिन वे लोग आ गया, कौन आया, वे दिन वे लोग। शिव पूजन सहाय का है। किसका है, शिव पूजन सहाय का 1 नंबर। वन तुलसी की गंध किसकी है, तो वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु की है। ये हो गए 2 नंबर। अब यहीं पे आपका प्रश्न सही हो गया। अब आप ध्यान दीजिए 3 4 1 2 ये रहा आपका ऑप्शन बी सही होगा। क्या सही होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर का आपके स्क्रीन पे है, और आप समझने का प्रयास कीजिए प्रश्न को। कुछ वैसा ही प्रश्न है, कृतियों को उनके विधा के साथ सुमेलित करना है। एक बूंद सहसा उछली, एक कंठ विस्पाई, अन्य से अनन्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक कंठ विस्पाई यह क्या है, तो यह गीत नाट्य है दुष्यंत कुमार का। क्या है, दुष्यंत कुमार का। एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य है, मतलब 3 नंबर। अन्य से अनन्या देख रहे हैं, अन्य से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खितान की, तो इसमें आप लगाएंगे आत्मकथा 4 नंबर। एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत किसका है, तो अज्ञेय जी का है। किसका है, अज्ञेय जी का, ठीक है। एक बूंद सहसा उछली यह यात्रा वृत्तांत है अज्ञेय का, 2 नंबर। उत्तर श्री अरविंद, क्या है, उत्तर श्री अरविंद, यह जीवनी है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। यह क्या है, यह जीवनी है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की। तो आप देख पा रहे होंगे 3 4 2 1, तो ये है 3 4 2 1, ये आपका ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ये वैसा ही प्रश्न है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित लंबी कविताओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। बाघ किसका है, सबसे पहले बाघ को देखो, जो आता हो उसी को मिलाना चाहिए। बाघ किसका है, तो निराला का है। किसका है, निराला। यहाँ देख रहे हैं बी में 2, एक ही 2 सही है। अब अगर आप एग्जाम में है तो यहीं से स्किप कर जाइए प्रश्न को, समझ पा रहे होंगे आप लोग, तो ध्यान दीजिए। 34 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो बाघ किसका है, तो बाघ निराला का है। किसका है, निराला का। देख रहे हैं आप, बाघ किसका है भाई,
तो बताइए, बाघ निराला का नहीं है, केदारनाथ सिंह का है। यही तो मिस्टेक हो रहा था। देखिए, बाघ केदारनाथ सिंह का है, मतलब बी में तीसरा ये आपका सही हुआ। बाघ किसका है? तो बाघ केदारनाथ सिंह का है। हरिजन गाथा ये किसका है? नागार्जुन का है। किसका है? नागार्जुन का। 4 नंबर। यहाँ से देखिए ये प्रश्न सही, एग्जैक्ट सही हो गया, तो आप ध्यान दीजिए। तो हरिजन गाथा किसका है? नागार्जुन का है, 4 नंबर। बाघ किसका है? केदारनाथ सिंह का है, 3 नंबर। आप देखेंगे कि शिवाजी के पत्र, शिवाजी का पत्र किसका है? तो शिवाजी का पत्र निराला का है। किसका है? निराला का, 2 नंबर। प्रमद्यु गाथा किसका है? तो प्रमद्यु गाथा है धर्मवीर भारती का। किसका है? तो धर्मवीर भारती का, 5 नंबर। तो 4 3 2 5 ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा ही है। ये रहा आपके स्क्रीन पे प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए 35 नंबर का प्रश्न है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। बहुत बार यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो यह किसका है? हजारी प्रसाद का है। तो ए में 2 हो गया। नाद सौंदर्य से कविता की आय बढ़ती है, शुक्ल जी का है। किसका है? शुक्ल जी का। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, कई बार आप सुने होंगे, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बाल कृष्ण भट्ट का है। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है। अब बताओ डी में कौन सा होगा? तो ये सरदार पूर्ण सिंह का है। किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का, 5 2 4 1 5। तो 2 4 1 5 किस में है? तो ये रहा आपका ऑप्शन बी। कौन है? ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ऐसा ही कुछ प्रश्न है और मिलान करने के लिए, तो हम यहीं पे मिला लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तो विद्यानिवास मिश्र का है। किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है। प्रिया नीलकंठी किसका है? तो प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है, 1 नंबर। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। किसका है? ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती का है। तो ये रहे धर्मवीर भारती, 2 नंबर। आप देखेंगे 4 1 2 किस में है? तो ये रहा आपका प्रश्न, 4 1 2 सी ऑप्शन सही होगा। ऐसे ही प्रश्न को आप कीजिएगा एग्जाम में। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं 10 साल के प्रश्न पत्र को आपके सामने लेके प्रस्तुत होंगी। ठीक है, देखिए, बाधो न नाव, अब पूछा जा रहा है कभी उनकी पंक्ति को मिलान करना है। आगे की कौन सी पंक्ति है? तो मैंने एक बार बताया भी था आपको। तो ये बताइए, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, किसका है? ये प्रश्न आपके स्क्रीन पे 37 नंबर का। तो आगे का है रूपो, ध्यान दीजिए। तो बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी, शमशेर बहादुर सिंह का है। किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का है, डी में पहला। तो ये देख रहे हैं, डी में पहला, यहीं पे प्रश्न आपका सही हो गया। आप देखेंगे निराला का कौन सा है? तो निराला का है, बाधो न नाव ठाव इस बंधु, पत्नी की जिस घाट पे इन्होंने अंत्येष्टि की थी और वहाँ पे फिर नाविक नाव को बांध रहा था, तो निराला जी यही कविता लिखे थे, बाधो न नाव इस ठाव बंधु। ठीक है, 4 नंबर। ठीक, डी में पहला। डी में आप देख पा रहे होंगे, तो ये शमशेर बहादुर सिंह में पहला है। तो यहाँ पे आप देखिए निराला का है, बाधो न नाव ठाव इस बंधु, 4 नंबर का है। तो निराला का चौथा किस में होगा? तो बी में चौथा। ये 2 जगह 4 4 आ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से प्रश्न ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। मिला देते हैं हम सबको। अब देखेंगे पंत का क्या है? पंत जी का क्या है? तो मुक्त करो नारी को मानव। पंत जी कहते हैं मुक्त करो नारी को मानव। अब आपके बचे जो है कि अज्ञेय जी का हमने लगा दिया, तो ए ऑप्शन आपका सही हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये नंबर 38 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, अविगत गति कुछ कहत ना आवे, राम भगत अनियारे तीर, जोरी लाई रकत के ले। तो ये देख रहे हैं रकत के ले। तो प्रश्न पंक्ति को पढ़ते ही आप प्रश्न को समझ गए होंगे। तो बताइए, अब बताइए, केशव कहीं न जाए का कहिए, यह किसकी है? तो केशव को देख के केशवदास पे नहीं जाना, वैसे ऑप्शन में केशव जी हैं भी नहीं, तो तुलसीदास का है। किसका है? तुलसीदास। अवगत गत कछ कहत नाम है, तो ये किसका है? तो ये सूरदास का है। ठीक है, बी में आपका हो जाएगा पहला, 4 1 4 1 देख रहे हो, ये प्रश्न आपका यहीं पे सही हो गया, लेकिन हमें मिलाना है राम भगत अनियारे तीर। यह किसका है? राम भगत अनियारे तीर कबीरदास जी का है। किसका है? ये कबीर का है। तो ये हो गया 2। अब देखेंगे जोरी लाए रकत के ले, तो यह जैसी का है। किसका है? जैसी का, 3। तो 4 1 2 3, ये रहा आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, ये 39 नंबर का प्रश्न है। 10 प्रश्न हमारे और बचे हैं, और आप लोग वीडियो में बने रहें अंत तक।
इसके लिए आपका दिल से आभार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो। ध्यान दीजिए, रस रहस्य किसका है? तो रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। किसका है? कुलपति मिश्र का है। 2 नंबर। रस सारांश किसका है? तो रस सारांश भिखारीदास का है। किसका है? भिखारीदास का। कवि कल्पतरु किसका है? तो कवि कल्पतरु चिंतामणि का है। किसका है? चिंतामणि का। 4 नंबर। ललित ललाम मतिराम का है। ये रहा आपका 3 नंबर। तो 2 1 4 3, देखो इसमें कौन सा है? 2 1 4 3, बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का। ये रहा आपके स्क्रीन पे, तो ध्यान रखेंगे। 40 नंबर का, कवितावली किस भाषा में लिखी गई? तो अवधि में है, मतलब 4 नंबर। पृथ्वीराज रासो, आप बताइए डिंगल में है कि पिंगल में? पृथ्वीराज रासो। अच्छा प्रश्न है। डिंगल पिंगल हो सकता है आप साहित्य में पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, मिलाते हैं हम प्रश्न को। कवितावली ब्रजभाषा में है। किसमें है? यही तो ध्यान आप लोग भी नहीं दे रहे हैं। देखिए ये ब्रजभाषा में है। 2 नंबर सही होगा। ए में दूसरा कहाँ है? तो ये देख रहे हो, 2 ऑप्शन आराम से कट गए। अब बचे ये 2, सी और डी। देखिए पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किस में है? तो पृथ्वीराज रासो पिंगल में है। पिंगल एक ही ऑप्शन में दिया है। 1 नंबर। बर्वे नायिका, बर्वे नायिका किस में है? ये आपको बताना है। बर्वे नायिका। ध्यान दीजिए, सी में क्या सही होगा भाई? बर्वे नायिका किस में है? तो यह अवधि में है। किस में है? अवधि में है। 4 नंबर। अमीर खुसरो की मुकरियाँ किस में है? अब खड़ी बोली में है। किस में है? खड़ी बोली में। अमीर खुसरो की रचनाएं खड़ी बोली में है। एक है आपके सामने ये विदेशिया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, भोजपुरी है। तो भोजपुरी में क्या है? तो भोजपुरी में विदेशिया लिखा गया। हो सकता है कभी आपसे पूछा जाए। इस हिसाब से इसमें डी ऑप्शन सही होगा। क्या सही होगा? डी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, और यह प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है। हो सकता है आपके लेवल का ना भी हो, लेकिन एक बार आप ध्यान दीजिए। टीजीटी पीजीटी में तो ऐसे प्रश्न एकाक ठो आते हैं, लेकिन आते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। उत्तर आधुनिकता वृद्ध बुद्धिवाद है। क्या है? वृद्धि बुद्धिवाद है। और तर्क क्या है? इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी है। क्या है? उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है। इसमें बाजार से प्रभावित तीसरी है। क्या है? विश्व प्रभावित, देख रहे हैं, फिर से देखें, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज़्यादा मुखर हुआ है। तो दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। सी ऑप्शन सही होगा। दोनों सही हैं। देख रहे हैं, उत्तर आधुनिकता वृद्ध पूंजीवाद है, बिल्कुल सही है। इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया उपभोक्तावादी चिंतन का मुख्य मुखर है। वर्तमान में आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। और ऐसे प्रश्न को करने के लिए अच्छे से बहुत साहित्य की किताबें पढ़नी होगी, और बेसिक चीज़ें आपको देखना होगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारीकरण सहज संभव है। अब दूसरा तर्क क्या है? आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है। ये तो सही बात। जैसे आप कभी क्या करते हैं, कल्पना करने लगते हैं। कभी जैसे कमायनी लिखी गई, तो वर्तमान में कमायनी चरितार्थ हो रही है ना, तो उसे आप बहुत सारी चीज़, एक मनुष्य के अंदर की जितनी इच्छाएं होती हैं वो सारी कमायनी में मिलती हैं। तो ये पूछा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिकतर मनोवेत्ताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक, पाठक मतलब लर्नर, जो पढ़ता है, पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण हो जाता है, उसमें मिल जाता है और समझने का प्रयास करता है। तर्क क्या है? आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है। जब आप किसी कविता की रस को लेते हैं तो आप इतने मग्न हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? वेदांतर शून्य हो जाते हैं। फिर लगता है दुनियादारी कुछ नहीं है, सत्य तो मृत्यु है, मानव कुछ भी नहीं है, आया है एक दिन जाना होगा। तो ये क्या है? अंतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो जाता है। आप बताइए 42 नंबर के प्रश्न में, तो आप ये इसको देख रहे हैं, तादम्य अथवा साधारणीकरण सहज होता है। इतना आसानी से आप किसी की चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे कोई टीचर से लेक्चर दे रहा है, अब कोई बच्चा उसमें सनीभूत हो गया और उसे कुछ ग्रहण हुआ। कोई लोग क्या किए, सुने और चले गए, बहती गंगा में हाथ धोए और निकल गए। तो यह क्या है? यह पूरी तरीके से कारगर नहीं है। ठीक है। और बी क्या है? यह सही है। ऑलरेडी देख रहे हैं, आर सही है और ए गलत है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। आपसे बताना चाहें, किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिए, स्थापना है वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। अब तो वक्रोक्ति आप पढ़ेंगे क्षेमेंद्र का है, यहाँ पे कुंतक का नाम आया। देखो 43 नंबर के प्रश्न में अब आप बताएंगे क्या कह रहे हैं। वक्रोक्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक होना चाहिए, कुंतक का एकल मतवाद है। तो इनका जो है कि वक्रोक्ति संप्रदाय न होकर कुंतक का एकल मतवाद है।
दूसरा है संप्रदाय में एकाधिक विचारों की सहभागिता अनिवार्य होती है, बिल्कुल सही। जैसे अलंकार शास्त्रियों को कांटे वामन ने, आप देखेंगे, रस बताए, जो है कि भरत मुनि ने 4 अलंकार बताया, लेकिन आगे आते आते अलंकार की संख्या वर्तमान में बढ़ती चली जा रही है ना, वही चीज़ बताया। देखिए संप्रदाय में एकाधिक विचारों की सहभागिता अनिवार्य होती है, बिल्कुल सही। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। ये आपको बताना है। अलग अलग संप्रदाय मान लिए ना, अलंकार से आते आते क्षमेन्द्र का औचित्य हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो 43 नंबर के प्रश्न में आप बताएंगे कि ए भी सही है और आर भी, दोनों बातें सही हैं। ए ऑप्शन सही होगा। अगला स्थापना ही है 44 नंबर का, ध्यान देंगे। स्थापना है रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द का काव्य नहीं होता। रमणीयार्थ प्रतिपादक प्रत्येक शब्द का काव्य नहीं होता। 44 नंबर के प्रश्न में आप याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिए। और नहीं होता, सही बात है। जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुगठित होता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है, बिल्कुल सही। दोनों बातें क्या है, सही है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और ये जो है तर्क वाला अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिए। स्थापना है प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। इसमें केवल रहस्यपूर्ण वक्तापूर्ण सृजन किया जाता है। प्रतीक से आप समझ पा रहे होंगे, तो ध्यान दीजिए। प्रतीक एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। रहस्यवाद नहीं है प्रतीक। प्रतीक के माध्यम से व्यक्ति के दिमाग में, मानसिक पटल में एक चित्र बनता है, फिर वो उस पर काम करता है, तो ये रहस्यवाद कैसा हो गया, ठीक है। अब याद रखेंगे आप, ध्यान दीजिए। प्रतीक एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, तब दोनों को मिला पाएंगे। इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन किया जाता है। तो केवल रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण, तो जो है कि रहस्यपूर्ण और वक्रतापूर्ण सृजन नहीं किया जा सकता। रहस्य में होंगे तो आप जैसे आप तर्क कैसे लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका सही होगा, आप याद रखेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, ए ऑप्शन सही होगा इसका। ए सही है, आर गलत है। रहस्य होगा तो आप तर्क कहाँ लगा पाएंगे, वक्रता कैसी होगी, ठीक है। अगला प्रश्न एक छोटा सा है, ये बताना चाहेंगे कहाँ से लिया हुआ है। तो यह जो है निबंध है, और किसका निबंध है, तो आप याद रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ये रहा पूरा निबंध। आप धीरे से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, समय ज़्यादा हो रहा है, एक बार पढ़ देते हैं। चलिए देखिए। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य और सब पक्षों के दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा जमी। कल्पना शब्द का देख रहे हैं आप, याद रखिएगा। कल्पना शब्द का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता के, कवि मतलब जो लिखा है किताब जिसे आप पढ़ रहे हैं, श्रोता मतलब आप पाठक। श्रोता को अतः साक्षात्कार का बोध होता है, पर इस भावबोध के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई हुई वस्तु में श्रोता और पाठक को रमाने वाले रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य, देख रहे हैं, इत्यादि भाव का मनोविकार होता है। तो भाव एवं मनोविकार से यह लिया गया है, आप समझ पा रहे होंगे। शुक्ल का यह निबंध है। इसी से भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष को प्रधानता दी, रस को सिद्धांत की प्रतिष्ठा। पर पश्चिम में कला और कल्पना की पुकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया, बोध पक्ष ही पर ही भिड़ गया, जिसे आनंद के लिए हम नई नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद, कुछ विलक्षण को देखने का कुतूहल मात्र है। समझ पा रहे होंगे आप पूरा। शुक्ल जी क्यों हिंदी जगत में अपना एक सुनिश्चित स्थान रखे हुए हैं, यही है उनकी कवि दृष्टि कितनी दूरदृष्टि थी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और आप ध्यान देंगे। 46 नंबर का है, कवि का श्रोता को अंतःकरण साक्षात बोध किसका होता है? व्यक्तित्व का, विलक्षण का, कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का, मनोविकार का। 46 नंबर में तो ये देख पा रहे होंगे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? रस की, कुतूहल की, कल्पना की, श्रोता एवं पाठक की, तटस्थता की। तो 47 नंबर के प्रश्न में रस की, किसकी की है? रस की। भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की? तो यह रस की। केवल देखने का आनंद क्या है? रसानुभूत, पाठक और श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझना, भाव पक्ष को प्रबल बनाना, कुछ विलक्षण को दिखाने का कुतूहल मात्र।
48 नंबर के प्रश्न में बताएंगे आंसर क्या होगा, तो डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कल्पना। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? भाव पक्ष है, बोध पक्ष है, रमणीय पक्ष है, अलंकार पक्ष है? बताओ 49 नंबर के प्रश्न में तो क्या है, तो यह बोध प्रश्न है। ज्ञान होता है, बोध मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान का पक्ष है। अगला प्रश्न 50 नंबर का आज का अंतिम प्रश्न, ध्यान दीजिए। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? भाव पक्ष को, रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा को, काव्य में गंभीर रमणीयता को, कल्पना की व्यक्तित्व को? 50 नंबर के प्रश्न में ये है कल्पना और व्यक्तित्व में। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न थोड़ा सा आपको देखने में दिक्कत हो रही होगी क्योंकि मैं टेक्निकल तरीके से उतनी स्ट्रांग नहीं हूँ। मैं एक ट्रेंड टीचर हूँ, आपको बताना चाहूँगी, पढ़ाना मेरा उद्देश्य है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मुझे बहुत सजाना भी नहीं आता वीडियो को, मैं जैसा बनाती हूँ वैसा आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर देती हूँ। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर आप ऐसी ही प्रैक्टिस सेट चाहते हैं हिंदी की तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, मैं इसे कंटिन्यू जारी रखूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो एक बार फिर से प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।